सौरभ आर्मी में ऑफिसर था। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले सौरभ की पोस्टिंग राजस्थान में थी। घर से ज्यादा दिन दूर रहने के कारण सौरभ बोर हो जाता था। यार दीपक, जिंदगी बड़ी बोरिंग हो गई है। घर से दूर इस रेगिस्तान में पड़े रहना बड़ा ही अकेलापन महसूस होता है। अगर ऐसा है तो कोई लड़की ढूंढ ले। यार ढूंढ तो रहा हूं, पर कोई अच्छी लड़की मिल नहीं रही। एक दिन सौरभ के मोबाइल पर एक लड़की का मैसेज आया। हाय, मेरा नाम सोफिया है। मैं पाकिस्तान के हैदराबाद में रहती हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? मैंने तुम्हारा नंबर फेसबुक से लिया है। मैं राजस्थान घूमना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे घुमा सकते हो? सौरभ ने सोफिया की प्रोफाइल पर उसके फोटोज देखे तो उसे सोफिया पसंद आ गई। सौरभ ने सोफिया से फोन पर बात की। राजस्थान आ जाओ, मैं तुम्हें राजस्थान घुमा दूंगा। पूरा राजस्थान मेरा देखा हुआ है। सोफिया राजस्थान आ गई। सौरभ और सोफिया दिन भर बातें करते रहे। तुम पाकिस्तान में क्या काम करती हो? मैं वहाँ हॉस्पिटल में नर्स हूँ। रात में सौरभ और सोफिया कई होटलों में गए, लेकिन किसी भी होटल ने उन्हें रूम नहीं दिया क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थे। अब तो एक ही तरीका बचा है कि हम दोनों अलग अलग कमरा ले लें। नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ ही ठहरना है। होटल में रूम नहीं मिलता तो हम कहीं और ठहर जाते हैं। तभी उन्हें खंडहर दिखाई दिया। उन दोनों ने वहीं रात बिताने का फैसला किया। सोफिया जमीन पर बैठ गई और सौरभ उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। आकाश में बादल छा गए और ठंडी हवा बहने लगी। सौरभ को नींद आ गई। कुछ देर बाद पानी की बौछार से सौरभ की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक भयानक चुड़ैल की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ है। सो जा सोना बाबू, सो जा। सौरभ वहां से उठकर भागा। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि सोफिया बारिश में नहा रही है। सोफिया, तुम यहाँ हो? हाँ, तुम भी आ जाओ और बारिश में नहा लो। मैंने एक चुड़ैल को देखा। सोफिया जोर से हंसने लगी। तुम पागल हो गए हो। सोफिया ने सौरभ के पास आकर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सोफिया ने राजस्थान में किराए पर एक रूम ले लिया और कुछ दिनों के लिए वो वहीं रुक गई। सौरभ अक्सर उससे मिलने जाने लगा। एक दिन सोफिया ने सौरभ से पूछा, अपनी जॉब से रिलेटेड कोई भी बात मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं? नाराज मत हो सोफिया, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब सौरभ जब भी सोफिया से मिलने जाता, सोफिया बातों ही बातों में मिलिट्री में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करती। एक दिन सौरभ जब सोफिया के रूम पर पहुंचा तो सोफिया ने उसके लिए ड्रिंक बनाई। क्या बात है, आज तो तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है। ये बताओ जानू, प्रोजेक्ट पी क्या है? मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। डिपार्टमेंट ने सख्त मना किया है कि इस बारे में अपने परिवार से भी डिस्कस नहीं करना है। प्रेमिका परिवार से बढ़कर होती है। तुम समझने की कोशिश करो, मैं कुछ नहीं बता सकता। सोफिया को अचानक गुस्सा आ गया और सोफिया एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और उसने सौरभ को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। बोल, प्रोजेक्ट पी क्या है, वरना जमीन पर आने से पहले ये तो दम तोड़ देगा। सौरभ अपने साथ एक छोटी सी हनुमान की मूर्ति रखता था। सौरभ ने मूर्ति चुड़ैल के सामने कर दी। चुड़ैल गायब हो गई। सौरभ कैंप में पहुंचा। उसका दोस्त दीपक उसका इंतजार कर रहा था। तुम कहां थे सौरभ? पूरे डिपार्टमेंट में हल्ला मचा हुआ है। क्या हो गया? हमारी सारी इंफॉर्मेशन कोई पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। सौरभ को जोर का धक्का लगा। दीपक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सौरभ ने सोफिया के बारे में दीपक को सब कुछ बताया। यार, लड़कियां हनी ट्रैप में फंसाती हैं, ये तो मैंने सुना था, लेकिन चुड़ैलें भी अब हनी ट्रैप में फंसाने लगी, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। दीपक और सौरभ उस सरकारी डिपार्टमेंट में गए जो वीजा जारी करता है। वहां उन्हें बताया गया कि सरकार के पास सोफिया नाम की किसी लड़की की कोई जानकारी नहीं है। लगता है वो भूतनी ही थी जिसने तुम्हें हनी ट्रैप में फंसाया। आगे से हमें सावधान रहना होगा।
दीपक के चाचा रामानुज प्रसाद एक वैज्ञानिक थे। वो बेंगलुरु में स्पेस सैटेलाइट्स के पार्ट्स बनाने वाली एक फर्म में काम करते थे। एक बार वो श्रीलंका में वैज्ञानिकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए। 5 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। खाली समय में रामानुज नेकुम्बो बीच पर टहलने चले जाते थे। एक दिन बीच पर उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। क्या आप मुझे कुछ कैश दे सकते हैं? मैं अपना एटीएम कार्ड लाना भूल गई हूँ। मैं आपको पैसे मोबाइल से ट्रांसफर कर दूंगी। तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मुझे 2000 कैश दे दीजिए। रामानुज ने लड़की को कैश दिया। लड़की ने थैंक यू कहा और चली गई। रात में जब रामानुज सोने जा रहे थे तो फोन पर लड़की का मैसेज आया। अगर आज आपने मेरी हेल्प ना की होती तो मुझे बहुत लंबा पैदल चलना पड़ता। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। रामानुज बातचीत खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन लड़की मैसेज करती ही गई। क्या कल आप बीच पर आएंगे? हाँ, मैं कल भी आऊंगा। आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। तुम्हारा नाम सोफिया है। उस दिन तुमने पैसे ट्रांसफर किए थे तो मैंने नाम देखा था। आप काफी इंटेलिजेंट हैं। खैर, साइंटिस्ट हैं तो इंटेलिजेंट तो होंगे ही। क्या आप मेरे साथ मेरे होटल चलेंगे? मेरी एज तुमसे काफी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता हमारे बीच कुछ भी हो सकता है। प्यार में उम्र बाधा नहीं होती। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने उम्र का फासला बहुत ज्यादा होते हुए भी शादी की और एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। सोफिया के मनाने पर रामानुज उसके साथ उसके रूम पर चले गए। बहुत गर्मी हो रही है, चलिए नहा लेते हैं। इस होटल में बाथटब बहुत बड़ा है। सोफिया ने बाथरूम में अंधेरा कर दिया। दोनों लोग बाथटब में आमने सामने बैठ गए। कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करने के बाद सोफिया ने कहा, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया है। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है? मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वैज्ञानिकों की अक्सर जासूसी कराई जाती है, इसीलिए मुझे काफी सावधान रहना पड़ता है। मुझे तुम्हारी सरकार की परमाणु नीतियों के बारे में सब कुछ साफ साफ जानना है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं अपनी नस काट लूंगी और तुम फंस जाओगे। रामानुज घबरा गए। पागलपन मत करो सोफिया। परमाणु नीति के बारे में बताओ। मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकता। सोफिया ने अपनी नस काट ली। रामानुज ने बाथरूम से बाहर निकलना चाहा, लेकिन बाथरूम का दरवाजा लॉक हो गया। देखते ही देखते बाथटब का सारा पानी खून जैसा लाल हो गया। बाथटब के लाल पानी से एक भयानक भूतनी बाहर निकली। तू यहाँ तो आ गया है, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि तूने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। भूतनी ने रामानुज को झपटा मारकर पकड़ा और खींचकर बाथटब में खूनी पानी में ले गई। पुलिस रामानुज के पास पहुंची। पुलिस को बाथटब में रामानुज के शरीर के टुकड़े मिले। दिल्ली में राकेश प्रजापति नाम का एक युवा सांसद रहता था। उसने भी ये खबर पढ़ी। राकेश थोड़ा घबराया क्योंकि उसे लड़कियां बहुत पसंद थी और वो नई नई लड़कियों से दोस्ती करता रहता था। राकेश को रात में घूमना पसंद था। एक रात 2 बजे के आसपास वो अपनी कार से शिवा रोड से गुजर रहा था कि तभी एक लड़की ने उनसे लिफ्ट मांगी। राकेश का मनचला मन लड़की की खूबसूरती पर फिदा हो गया। आपको कहाँ जाना है? क्या आप मुझे हौज खास तक छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं, बैठो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोफिया है। मैं मैक्स हॉस्पिटल में नर्स हूँ। राकेश को न्यूज़पेपर की खबर याद आई। उसके पसीने छूटने लगे। उसके बराबर में एक सुंदर लड़की बैठी थी, लेकिन फ्रंट मिरर में उसे दिख रहा था कि उसके बगल में चुड़ैल बैठी हुई है। ये मेरा नंबर है। मैं अक्सर कनॉट प्लेस जाती हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो फोन कीजिएगा। राकेश ने लड़की को हौज खास तक छोड़ा और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर रवि को सारी बात बता दी। ये मामला भूतिया ट्रैप का है, हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। इंस्पेक्टर अपनी जान पहचान के एक तांत्रिक को बुलाकर लाया। उन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन राकेश सोफिया से मिलने आया। दोनों एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने लगे और दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई। एक रात सोफिया ने राकेश से कहा, तुमने यमुना के पास वाला जंगल देखा है?
नहीं, मैंने नहीं देखा। चलो आज मैं तुम्हें वहाँ घुमा कर लाती हूँ। सूफिया राकेश को जंगल में ले गई। कुछ प्यार भरी बातें करने के बाद वो बोली, तुम सांसद हो, तुम जानते हो भारत और अमेरिका के बीच पाकिस्तान को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ मत बोलो, तुम्हारी केंद्र के मंत्रियों से जान पहचान है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें विदेश नीति की भनक ना हो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। सोफिया की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सोफिया हवा में उड़ी और एक पेड़ की डाली पर जा बैठी। उसने राकेश के मुंह पर एक काला कपड़ा फेंक दिया। राकेश ने जब कपड़ा हटाया तो उसने देखा पेड़ पर एक भूतनी बैठी है जिसके हाथ में फांसी का फंदा है। तूने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अब मैं तुझे फांसी पर लटकाऊंगी। भूतनी ने राकेश के सिर में फांसी का फंदा फेंका और टहनी से कूदकर राकेश को फांसी लगा दी। राकेश छटपटाने लगा। तभी इंस्पेक्टर और तांत्रिक वहां पहुंच गए। तांत्रिक ने चुड़ैल के मुंह पर भस्म मारी। दोनों ने चुड़ैल को जलाकर मार दिया। बाद में रिसर्च करने पर पता चला कि 20 साल पहले एक पाकिस्तानी लड़की जासूसी करने भारत आई थी। उसने कई जवानों और वैज्ञानिकों को अपने जाल में फंसाया। जब सरकार को इस बारे में पता लगा तो सरकार ने उस लड़की को फांसी दे दी। उसी लड़की की आत्मा चुड़ैल बनकर लोगों को हनी ट्रैप में फंसा रही थी।